हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आशीष वर्मा। आज का वीडियो हमारा ईडियम फ्रेजेस पर रहेगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं 2-4 साल में, उनमें इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस जो आए हैं उन पर आज हम क्लास लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ईडियम देखिए, द फर्स्ट ईडियम इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीनिंग क्या होता है इस ईडियम का हिंदी में? इसे कहते हैं बेटा ईद का चांद। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमारा दोस्त यार है, बहुत टाइम बाद दिख रहा है तो हम बोलते हैं क्या बात भाई, कहाँ हो आजकल, तो ईद का चांद हो गए हो, तुम दिखते ही नहीं। तो जो चीज काफी टाइम से ना दिखी हो, काफी टाइम से ना हुई हो, उसे हम लोग बोलते हैं ईद का चांद, राइट? तो मीनिंग है समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। तो एक एग्जांपल के साथ इसको चेक करके देखते हैं कि एग्जांपल में ये कैसे मीनिंग देगा। देखिए, वंस इन ए ब्लू मून द स्पैरो कैन बी सीन इन दीज पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। स्पैरो क्या होता है? एक चिड़िया होती है जिसे गोरैया कहा जाता है, भूरी कलर की है ना। तो कभी वो दिखा करती थी, कभी देखा जा सकता था उसे, अब नहीं दिखती। क्या हो गई? वो ईद का चांद होगी, राइट? ऐसा कुछ मीनिंग, ठीक। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर भी कर दूं कि बैंक और एसएससी में ईडीएम्स का क्या खेल है, कैसे पूछा जाता है। जैसे एसएससी डिफेंस में पेपर में हम देते हैं, सीडीएस देते हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है। जब ईडीएम आता है तो ईडीएम के 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक को टिक करना पड़ता है, उसका मीनिंग क्या है, करेक्ट, राइट? बैंकिंग जैसे सेक्टर में कभी ईडीएम ऐसे तो नहीं आते, कैसे आता है? वहां पे किसी सेंटेंस के साथ अटैच होता है, किसी सेंटेंस में आपको ईडीएम डाल के दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, इसे रिप्लेस करने को कहेगा। तो क्या होता है, जब सेंटेंस के साथ ईडीएम लगता है ना, तो भले ही मैंने कभी नाम भी सुना हो, तो एक सेंटेंस के वजह से पढ़ते हुए मुझे एक अंदाजा हो जाता है इसका कुछ मीनिंग ऐसा ऐसा होगा। तो ये इजी पड़ जाता है विद सेंटेंस। विदाउट सेंटेंस अगर देखा जाए तो अगर किसी ने पढ़ा है तो ही टिक कर सकता है, क्योंकि इनके वर्ड से तो ईडीएम का मीनिंग निकलता नहीं है ना। कहते हैं ना, स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड दैट मेक नो सेंस ऑन देयर ओन। ओके, तो ये था वंस इन ए ब्लू मून। अगला ईडीएम चेक करते हैं बेटा। अगला ईडीएम है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? असल मुद्दे को टालना, असल बात से बचना, है ना। जैसे अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं उसका जवाब ना देके इधर उधर की बात कर रहा हूं, आपकी बात को टाल रहा हूं, तो असल मुद्दे से भाग रहा हूं, है ना। ऐसा तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। द प्रेसिडेंट वॉज बीटिंग अराउंड द बुश व्हेन द सिटीजन्स डिमांडेड अ रीजन फॉर द फोर्जरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या होता हुआ दिख रहा है इसमें? प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे? वॉज बीटिंग अराउंड द बुश, असल मुद्दे को टाल रहे थे। कब? जब सिटीजन्स ने डिमांड किया। क्या क्या की डिमांड की? एक रीजन मांगा। किस चीज का रीजन मांगा? जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी हुई उससे संबंधित रीजन मांगा। तो क्या करने लगे? असल बात को टालने लगे, बगले झांकने लगे, ऐसा बोलते हैं। तो अवॉइड करने लगे मेन टॉपिक को। तो द प्रेसिडेंट वॉज बीटिंग अराउंड द बुश, दैट इज अ मीनिंग, करेक्ट। चलिए, द नेक्स्ट थर्ड इडियम इज चिप ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर क्या मीनिंग होगा? एक तरीके से कुछ याद करने का कोई तरीका हो सकता है जिससे ये याद रहे। देखो, शोल्डर सभी को पता है, कंधा। चिप क्या होता है? चिप जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी चिप होती है, उसमें आप क्या करते हो? डाटा स्टोर करते हो, अपनी फोटो स्टोर करके रखते हो। क्यों रखते हो? ताकि उनको आप बाद में यूज कर सको, उन्हें देख सको। क्यों देखने की जरूरत पड़ती है? मान लीजिए हमारे परिवार की, लोगों की, दोस्तों की फोटोज है उसमें, और कोई हमारे साथ आगे नहीं रहा और हम उनकी याद आती है, तो हम वो फोटोज देख के याद करते हैं उन्हें, है ना। तो इसका मीनिंग है व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंस अ व्हाइल अगो, यानी जीवन में जो पहले बीत चुका है, जो हो गया, उसे याद करके अब भी दुखी होना, ऐसा कुछ मीनिंग देता है। देखिए, ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबंडेंड बाय हिज टीचर इन हिज चाइल्डहुड। क्या हो रहा है इसमें? एक बच्चा है, क्या फील कर रहा है? ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर, क्यों? फॉर बीइंग अबंडेंड बाय हिज टीचर। अबंडेंड का मतलब था त्याग देना, परित्याग करना किसी का। तो जैसा कि उसके बचपन में उसके टीचर के द्वारा उसका परित्याग किया गया था। मान लीजिए क्लास हो रही है, सभी पे ध्यान टीचर दे रहा है, पर उसके पास भी नहीं जाता, उसको समझाता भी नहीं है, उसको इग्नोर करता है, राइट? ऐसा कुछ जो उसे इग्नोर करता है। तो ये चीज जब उसे याद आती है तो वो दुखी होता है आदमी उसे याद करके। तो इसे बोल रहे हैं ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबंडेंड बाय हिज टीचर इन हिज चाइल्डहुड। क्लियर है? चलिए अगला इडियम नंबर 4, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका क्या मतलब हो जाता है? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क हिंदी में मुहावरा कहा जाता है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई जो हो गया, अब आगे बढ़ो जीवन में, तो उसके लिए कहावत कही जाती है। इसी का मीनिंग है। क्या मीनिंग आएगा? देखिए, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट, ये इसका मीनिंग है। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखिए, ही वॉज मैड, वो पागल हो गया था। क्यों? बिकॉज ही कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ, क्योंकि उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई? उसका रीजन दिया, ड्यू टू। ड्यू टू वर्ड का मीनिंग होता है बेटा एज अ रिजल्ट ऑफ।
ड्यू टू अ सिली मिस्टेक, बट तब उसने रियलाइज करा देयर वॉज नो यूज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछता के कोई फायदा नहीं है, एंड डिसाइड किया टू बिकम मोर केयरफुल, कि अगली बार के लिए मैं केयरफुल रहूंगा। ठीक है, ये मीनिंग था कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस ऑफ फेलियर फ्रॉम द पास्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। द नेक्स्ट इडियम नंबर 5, स्पिल द बीन्स। इसको कैसे याद रखेंगे स्पिल द बीन्स को? देखो एक तरीका बताता हूं। स्पिल द बीन्स में बीन्स क्या हो गया, मान लीजिए एक सब्जी होती है वेजिटेबल बीन्स, है ना, और स्पिल का मतलब किसी को खोलना, उस बीन्स को खोल दो तो क्या होगा, अगर मैंने बीन्स खोली उसके अंदर का राज खुल जाएगा कि उसके अंदर क्या है। तो इसका मीनिंग होता है स्पिल द बीन्स का मतलब टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। क्लियर है, राज खोलना। देखिए, द लिटिल वन स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज वेकेशन वी हैड प्लान। जैसे घर में हमने कोई प्लान बनाया कहीं जाने का, सरप्राइज वेकेशन हमने प्लान किया, और वो हम अपने माँ बाप से या किसी बुजुर्ग से छुपाना चाहते हैं क्योंकि हमने सरप्राइज देना चाहते हैं। और जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनका मुंह कहीं भी खुल जाता है, और इन्होंने जाके वहां बोल दिया तो क्या कर दिया, राज खोल दिया। ठीक है, तो द लिटिल वन स्पिल्ड द बीन्स, राइट है। ओके, द नेक्स्ट इडियम नंबर 6, पीस ऑफ केक। बहुत ईजी है, पीस ऑफ केक। जैसे कहते हैं ये काम तो मेरे लिए एकदम पीस ऑफ केक है, यूं हो जाएगा चुटकियों में, राइट। तो देखिए, something that is easy to understand, that is called piece of cake. हाँ, something that is easy to understand, ये मीनिंग है पीस ऑफ केक का। देखिए इसको एक एग्जांपल से चेक करते हैं। I thought that the problem would be tough, but it turned out to be a piece of cake for me. पहले मुझे लगता बहुत कठिन होगी, लेकिन बाद में मेरे लिए पीस ऑफ केक था, बहुत इजी था। वो किसी चीज का बहुत इजी होना। ओके, द नेक्स्ट, कम हेल और हाई वाटर। इसका क्या मीनिंग होता है? कम हेल और हाई वाटर का मतलब हो जाता है बेटा कि तुम्हारे पाथ पर, तुम्हारे रास्ते पर आने वाली बाधाएं, पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ, जो भी बाधाएं, जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कई प्रकार का बाधाएं परेशानियां आपकी लाइफ में आती है। वो कैसी भी हो सकती है, पढ़ते हुए रिसोर्सेज का कम होना, है ना, आपके पास ऑनलाइन पढ़ना है, मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है प्रॉपर तरीके से, या एक सामाजिक प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, वो भी एक परेशानी है। समाज का प्रेशर, नौकरी नहीं लगी, 26-27 साल की उम्र हो रही है, तैयारी कर रहे हैं, पड़ोसी पूछते हैं क्या कर रहा है, घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये भी तो प्रेशर है ना। तो पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ, जो तुम्हें ना रोके, तुम इन परेशानी के बावजूद अपनी मंजिल को पाओ। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई हैव डिसाइडेड दैट कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम एन इंजीनियर। चाहे कितनी बाधा आ जाए मैं इंजीनियर बन के रहूंगा, राइट। ऐसा तो पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं इन योर पाथ विल नॉट स्टॉप यू। चलिए अगला। ओके, सो नेक्स्ट 8th idiom is टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, व्हेन समवन रिसीव द सेम ट्रीटमेंट यूजुअली नेगेटिव दैट ही और शी गिव्स टू अदर्स। मतलब एक इडियम और यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वही मीनिंग ऐसे कुछ इसका होता है, बट यूजुअली नेगेटिव, कि अगर इसने किसी के साथ गलत किया तो इसे भी वैसे ट्रीटमेंट प्राप्त हो। तो व्हेन समवन रिसीव द सेम ट्रीटमेंट यूजुअली नेगेटिव दैट ही या शी गिव्स टू अदर्स। एक एग्जांपल से इसे चेक करते हैं। शी इज ऑलवेज टॉन्टिंग अदर्स एंड हर्टिंग देयर सेंटिमेंट। वो क्या करती है, हमेशा दूसरों को टॉन्ट करती रहती है और उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, भावनाओं को छेड़ती है, दोनों भावनाओं को छेड़ती है, हाँ, उनकी भावनाओं के साथ खेलती है। आई जस्ट विश someone would give her a taste of her own medicine। तो मैं विश कर रहा हूं कि उसे भी जैसा उसने दूसरों के साथ किया, उसको भी वैसा ही ट्रीटमेंट प्राप्त हो। ओके, चलिए द नेक्स्ट इडियम 9 नंबर इज गोल्डन हैंडशेक। 2 वर्ड का है, गोल्डन एंड हैंडशेक, है ना। हैंडशेक वर्ड कब यूज करते हैं? किसी से हाथ मिलाते हो, जैसे मान लीजिए कोई डील हुई तो हैंडशेक हुआ एक टाइप से, राइट, और वो भी कैसा, गोल्डन, यानी कि सौदा, फायदे का सौदा, ऐसा कुछ मीनिंग देता है। तो क्या बोलेंगे, अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन when he leaves a company or retire। मतलब मैनेजमेंट फील्ड में यूज किया जाता है, जैसे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं कंपनी के लिए, उनको कंपनी निकालना चाहती है तो क्या करेगी, गोल्डन हैंडशेक देगी कि यार आपकी जॉब कितने साल की बची है, 2-4 साल की अगर आपकी नौकरी बची है और आप यूज टू नहीं हो पा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो क्या करेंगे, उनको क्या कहेगी कि भैया आपका जितना अमाउंट बन रहा है आप बताइए, लीजिए, और कंपनी को टाटा बाबा कह दीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। उसने कहा द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांटेड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांटेड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या करना है, चाहता है, वो अपने वर्कफोर्स को डिक्रीज करना चाहता है, उनकी संख्या कम करना चाहता है। ठीक,
तो वो क्या करेगा, दे ऑफर्ड अ गोल्डन हैंडशेक टू देयर एज्ड एम्प्लॉइज। तो उसने क्या किया, तो जो एज्ड एम्प्लॉइज है जिनके कुछ ही साल रह गए हैं, उनको ये गोल्डन हैंडशेक दिया कि जो भी आपका अमाउंट बनता है आप एक बार में लीजिए और लीव कर दीजिए कंपनी को, रिटायर हो जाइए। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट 10th नंबर इज मीन बिजनेस। ये भी 2 वर्ड का है, मीन बिजनेस। मीन बिजनेस का मतलब होता है बहुत सीरियस या डेडिकेटेड होना अपने काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति, है ना। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो सीरियस होता है वो कौन है, ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा सीरियसनेस के साथ अपनी ड्यूटी को करता है? वैसे तो सभी है, लेकिन देखा जाता है कितना भ्रष्टाचार है हमारे देश में, हर एक विभाग के अंदर भ्रष्टाचार मिलता है। लेकिन अगर हम आर्मी की बात करते हैं, एक सैनिक की बात करते हैं, तो वो बहुत डेडिकेशन और सीरियसनेस के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरी करता है ना। तो देखिए एक ऐसा एग्जांपल है, द बॉर्डर इज सील्ड बाय ट्रूप्स हु मीन बिजनेस। ठीक, ट्रूप्स का मतलब बेटा सैनिकों से होता है। द बॉर्डर इज सील्ड बाय ट्रूप्स हु मीन बिजनेस। चलिए अगला इडियम है, द इडियम इज एप्पल ऑफ वन आई। बहुत ही सिंपल है, कई बार सुना होगा, एप्पल ऑफ वन आई मतलब आंखों का तारा, आंखों का दुलारा, आंखों का तारा, यह मीनिंग दिया जाता है जो आपका खास हो। तो देखिए, बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर्स आर, जो दूसरों से आपके लिए औरों के मुकाबले ज्यादा खास हो। तो एक एग्जांपल देखिए, एक सैम नाम से एक बच्चा है, सैम इज adored by his teacher for his childlike nature. He is the apple of her child. तो वो क्या है, अपनी मैडम के आंखों का तारा है। चलिए अगला, the next idiom is feeling a bit under the weather. Feeling a bit under the weather का मतलब बीमार महसूस करना, राइट। तो feeling slightly ill, इसको भी एक एग्जांपल से चेक करो। I may not be able to jog today as I am feeling a bit under the weather. तो पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा I am not be able to jog today, यानी मैं आज, मुझे नहीं लगता मैं टहल पाऊंगा। I am not be able to jog today। अब मैं उसका रीजन दूंगा, रीजन देने के लिए तो बिकॉज लगता है या एज लगता है, तो मैंने रीजन दिया एज आई एम फीलिंग बिट अंडर द वेदर, यानी कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूं इसलिए। चलिए द नेक्स्ट इडियम, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का इडियम का क्या मीनिंग होगा? हिंदी में से बोलते हैं सोने पे सुहागा। राइट, एक केक है, अपने आप में सुंदर चीज होती है, अच्छा होता है, उसको और सजाना, आइसिंग करना, तो अच्छे को और अच्छा करना, तो सोने पे सुहागा। तो मीनिंग होगा समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, ये इसका मीनिंग आएगा, अच्छे से और अच्छा होना। इसका एक एग्जांपल बहुत इजी है, देखिएगा, हमने एक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लिया। इंडियाज विक्ट्री, यानी इंडिया की जो जीत हुई किस पर, पाकिस्तान के ऊपर, जो क्रिकेट में हुई, तो इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, और कौन से दिन, ऑन द इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। तो ये तो अपने आप में सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि इंडिया की विक्ट्री पाकिस्तान पर, वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन, क्या लगता है, लाइक आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागे वाली बात है। सो नेक्स्ट इडियम, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इस इडियम का क्या मीनिंग होगा? कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा महंगा होना, राइट। बी वेरी एक्सपेंसिव, किसी चीज का बहुत ज्यादा महंगा होना। तो देखिए, हिज लेजीनेस मेड हिम मिस हिज फ्लाइट टू चंडीगढ़। द नेक्स्ट टिकट कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग। क्या हुआ, उसका जो लेजीनेस पना है, काम नहीं करना, टाइम पे चीजें ना करना, उसने क्या किया, मिस करवा दी फ्लाइट, टिकट नहीं कर पाया वो, मिस हिज फ्लाइट टू चंडीगढ़। अब ठीक है, अब क्या हुआ, अब इंस्टेंटली अगर इंस्टेंटली वो टिकट खरीदेगा तो क्या होगा, महंगा पड़ेगा। तो द नेक्स्ट टिकट कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग। द नेक्स्ट टिकट कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग। तो वो जो इंस्टेंटली खरीदेगा उस समय, वो उसको महंगी पड़ेगी। और ये होता भी है ना, अगर पहले से आपको पता, आपने डिसाइड कर रखा है डेट, आप लीजिए, आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आप तुरंत कहीं जाने के लिए टिकट बुक करेंगे तो महंगा पड़ेगा आपको। चलिए, तो इसका मतलब था बी वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। द नेक्स्ट इडियम इज जंप द बैंडवैगन। जंप द बैंडवैगन का मतलब फायदेमंद हाल या फायदेमंद स्थिति में होना या जाना। जैसे देखिए, टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। क्यों दिया हमने ऐसा मीनिंग इसका, टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड? एक एग्जांपल से समझिए। तो एग्जांपल है, व्हेन ही वाज डिटेक्टेड विद डायबिटीज ही क्विकली जंप्ड ऑन द बैंडवैगन एंड जॉइंड द फेमस डांस क्लास। ठीक, देखिए, जब उसे पता चला कि उसे क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उसने क्या किया, खुद को फायदेमंद हाल में लेके गया। कैसे, ही क्विकली जंप्ड किया, कहां, ऑन द बैंडवैगन, और क्या किया, ज्वाइन किया एक फेमस डांस क्लास को, राइट। डांस क्लास ज्वाइन कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, एरोबिक कीजिए, कुछ भी कीजिए, ताकि आपका बॉडी से आप पसीना बहा सके। ठीक है, बॉडी जितना वर्क करेगी उतना आप ठीक रहोगे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब हो जाता है गेंद का अब आपके पाले में होना। जैसे देखिए,
व्हेन इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, तो कहते ना अब गेंद मेरे पाले में, आगे की डिसीजन मैं लूंगा, है ना, ऐसा। तो ये मीनिंग आता है व्हेन इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। इसको भी एक एग्जांपल से चेक करके देखिए। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसाइड वेदर यू वांट टू प्ले और नॉट। तो अब आपके ऊपर आगे के कार्य आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगला, द नेक्स्ट इडियम इज कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत बार सुना होगा ये इडियम, है ना। ये इडियम एक टीवी में ऐड में भी आता था, जो एक सर्फ से रिलेटेड ऐड था, रेन सर्फ का, उसमें बहुत बार आया है। देखिए ना, इसका मीनिंग होगा यू शुड नॉट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग बेस्ड ओनली ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। मतलब कोई अगर पहनावे से किसी को जज नहीं करना चाहिए, है ना। कोई आदमी है, कोई कपड़े पहन रखे हैं, कैसे शूज पहन रखे हैं, कैसे उसका हाल है, तो लगता है कि बेहाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कपड़ों से कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कपड़ों से आप चल पाएंगे कि वो क्या। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बंदा आता है, वो कहता है सर मुझे टीचिंग करनी है, मुझे इंटरव्यू देना है, तो मैं देखा यार इसको तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, पता नहीं क्या पहन रखा है, ये सब ऐसा करूंगा तो कैसे हो जाएगा। कपड़ों से जज नहीं हो सकता इंसान, अपने नॉलेज से जज होता है। वैसे भी जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता वो कैसे दिख रहे हैं, है ना, जो स्टूडियस होते हैं। ओके चलिए, तो यू शुड नॉट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन, किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, और समथिंग बेस्ड ओनली ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देखिए। द हाउस लुक्ड इंप्रेसिव इन द एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने, उसमें मैंने देखा एक नई कॉलोनी कट रही है और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर बढ़िया हाउस बनाए जा रहे हैं। अब बुक करने के लिए आ रहा है कि भैया अपना साइट बुक करना चाहते हैं तो इतना अमाउंट जमा कीजिए। आगे कह रहा है स्टिल आई मेड अ ट्रिप टू द हाउस टू चेक एवरीथिंग। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार को साइट देख के आनी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने ये देख लिया बड़ा अच्छा बन रहा है, मैं पैसे पे कर दूं, नहीं, तो मैं गया उसे देखने। इट इज वाइज नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि ये बुद्धिमानी है कि भैया आप किसी चीज को एक बारी में, उसको आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा बड़ा सुंदर लग रहा है और आपने उसे सच मान लिया, एक बार साइट पे, ओरिजिनल साइट पे जाके भी देखना जरूरी है कि वो चीज वैसी है या नहीं है, तब डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज 18, इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो का मीनिंग होता है एक ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये कहावत आपने सुनी होगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, जो लोग वहां खड़े हैं वो बोलेंगे कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती, भले ही आपने कुछ कहा तो आपने भी कुछ कहा होगा, है ना, ऐसा। तो कोई भी एक्शन होगा या कोई भी कम्युनिकेशन होगा, नीड मोर देन वन पर्सन, तो अकेले के बीच में तो नहीं होगा, दो लोग तो चाहिए, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। एग्जाम्पल देखिए, इवन दो, ये जो वर्ड है ना इवन दो, इसमें दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक होता है इवन इफ और एक होता है इवन दो। इवन दो फैक्ट के लिए यूज होता है, इवन इफ पॉसिबिलिटी के लिए। तो इवन दो आई थॉट आई वुड बी फायर्ड आफ्टर द अल्टरकेशन विद माय मैनेजर, थैंकफुली अपर मैनेजमेंट रियलाइज दैट इट टेक्स टू टू टैंगो। तो क्या हुआ, जब मेरा झगड़ा हुआ मेरे मैनेजर के साथ तो मुझे लगा अब तो मेरी नौकरी गई, पर मैं थैंकफुली, ये बात सोच क्या कहा मैंने कि मैं थैंकफुल हूं अपने अपर मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने रियलाइज किया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कि अगर इसने कुछ कहा होगा तो मैनेजर की भी कुछ ना कुछ गलती रही होगी, है ना, ऐसा। चलिए, द नेक्स्ट इडियम, इडियम नंबर 19, लास्ट स्ट्रो। दो वर्ड का है, लास्ट स्ट्रो, इसका मतलब होता है आखिरी मुसीबत, द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। देखिए जैसे कैसे, माई बॉडी वॉज ऑलरेडी इन बैड शेप। एक बंदा कह रहा है कि उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ही बैड शेप में, बहुत मोटा हो गया खा पी के। अब क्या हुआ साथ में, द एक्सीडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रो, और जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो एक लास्ट स्ट्रो यानी आखिरी मुसीबत थी। क्यों, अब वो कहां है, आई एम नाउ ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, अब तो बिस्तर में पड़ गया, वो हो गया खत्म मामला उसका, तो आखिरी मुसीबत। द नेक्स्ट, टू बी इन द डोलड्रम्स। टू बी इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स का मतलब हो जाता है मंदी, उदासी, उदासी आना, मंदी आना, ऐसा मीनिंग देता है। ठीक है, तो टू बी इन द डोलड्रम्स का मतलब कम उत्साह में होना, टू बी इन लो स्पिरिट्स, करेक्ट है। देखिए इडियम का एग्जांपल के साथ चेक कीजिए, सैम वॉज इन द डोलड्रम आफ्टर ही वॉज इंसल्टेड बाय द बॉस इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स। तो मान लीजिए उसके बॉस ने उसे उसके जो कंपनी में काम करने वाले साथी है उनके सामने डांटा, तो वो क्या होगा, ऐसे में क्या हो जाता है, अगर आपकी ऐसे डांट लग जाती है तो आप उदास हो जाते हैं, और वो उदासी आपकी इतनी जल्दी नहीं जाती, आप एम्बेरस फील करते हैं दूसरों के सामने बैठने उठने से, तो आप उदास रहने लगते हैं, राइट। तो उदास होना, कम उत्साह में होता है, होना, कम उत्साह में होना। चलिए, द नेक्स्ट इडियम नंबर 21, टू सिट ऑन द फैंस। इसका क्या मतलब हो जाता है,
टू सिट ऑन द फेंस, ये तो वर्ड है, एक वर्ड है यहाँ पे फेंस। आपने सुना होगा फेंसिंग, जो घर के चारों तरफ हम करते हैं, बाड़ा, जंगला, जंगला तो नहीं बोलते, बाड़ा या फिर दीवार करते हैं समथिंग, वो ना फेंसिंग कहलाती है। ओके, तो उस पर बैठना क्या, उस पर बैठने का क्या मतलब हुआ? मैं तो रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ही हो गया, बनाने के तरीके की याद कैसे रखूंगा। तो सिट, हाँ चलो ठीक है, फेंसिंग पे बैठना, कौन बैठेगा? मान लो तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा, कहते ना गुत्तम गुत्ता हो रही है, बज रही है, एक दूसरे के मारपीट हो रही है, और भाई पड़ोस के लोग जो जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं सड़क पे से लोग, वो तुम्हारे उस फेंसिंग पे बैठ के ताक रहे हैं, क्या हो रहा है इनके घर में, क्या हो रहा है इनके घर में। तो ऐसे लोग जो ताकने वाले हैं, बचाने नहीं आ रहे, छुड़ाव नहीं करा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ताक रहे हैं, क्या है वो? न्यूट्रल है ना, तटस्थ है, निष्पक्ष रहने वाला, बीच की राह वाला। ओके, तो इसका मीनिंग है टू रिमेन न्यूट्रल, क्या रहना? न्यूट्रल रहना, टू रिमेन न्यूट्रल। एक एग्जांपल से चेक कीजिए, सिंस आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द डिटेल्स आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट बिटवीन माई कजिन्स। क्या कह रहा है वो? सिंस आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द डिटेल्स, यानी कि उसे कुछ नहीं पता था क्या डिटेल्स है, किस बात पर ये झगड़ा हो रहा है, किस बात पर ये मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो उसने क्या डिसाइड किया? टू सिट ऑन द फेंस, यानी न्यूट्रल रहना पसंद किया उसने, कि मैं ना उसकी बात कहेगा, ना उसका समर्थन करेगा, ना उसका समर्थन करेगा, और ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट बिटवीन माय कजिन्स, तो उस बीच वो न्यूट्रल रहा। चलिए अगला 22, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ना, ये क्या आइडियम हुआ? हाँ, चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना। जैसे होता है ना, मान लीजिए फर्स्ट डे किसी कॉलेज में एडमिशन लिया गए, वहां जितने बच्चे होते हैं ना, प्रोफेसर के सामने एकदम शांत बैठे होते हैं, है ना, बात भी नहीं कर पाते, डर सा लगता है। तो प्रोफेसर्स क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स क्या करते हैं, वो फर्स्ट डे अपने साथ बच्चों को घुलाते मिलाते हैं, है ना, बात करना शुरू करते हैं, ताकि बच्चे फ्री हो सके उनके साथ बात करने के लिए, वो मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो टीचर को समझने में, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, टू इनिशिएट ए सोशल कन्वर्जेशन और इंटरेक्शन, क्या करना? शुरुआत करनी किसी सोशल कन्वर्जेशन और इंटरेक्शन बढ़ाने की। तो देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर द न्यू प्रोफेसर ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाय टेलिंग अ जोक। तो प्रोफेसर ने क्या कहा, सब शांत शांत से, उनके लिए मैं नया हूं, ये मेरे लिए नए हैं, बच्चे बात नहीं कर रहे मुझसे ढंग से, डर रहे हैं, तो वो क्या है, जोक वगैरह थोड़ा बोलेगा, ताकि बच्चे उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, और फिर क्लास में अच्छे से समझाया सिखाया भी जा सकता है। चलिए अगला, ब्रेक द आइस के बाद, ओके, द नेक्स्ट इडियम इज अ बर्ड्स आई व्यू। अब ये क्या होता है बेटा? अ बर्ड्स आई व्यू एक ऐसा ऊंचा स्थान जहां से आप दूर तक देख सके, अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस दैट अलाउ यू टू सी अ वेरी लार्ज एरिया। इसका एक एग्जांपल देखिए, द सिंगापुर बिग व्हील ऑफर्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। तो सिंगापुर में एक जगह है बिग व्हील है, उसके ऊपर खड़े होकर आप पूरा शहर देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया? एक बर्ड्स आई व्यू हो गया, है ना। चलिए अगला, द नेक्स्ट इडियम इज अ लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है? एक टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट, जो केमिस्ट्री में शायद करते हैं स्कूल में, है ना। तो लिटमस टेस्ट का मतलब हो जाता है सच्चाई की परीक्षा। अ मेथड, एक ऐसा मेथड दैट हेल्प, जो हेल्प करेगा यह जानने में कि कोई चीज सही है या नहीं है। अ मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट और नॉट, दैट इज अ लिटमस टेस्ट एज एन इडियम। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखें, टेकिंग अप द जॉब सर्व्ड एज अ लिटमस टेस्ट फॉर मी। जो मुझे जॉब मिली वो मेरे लिए क्या थी? लिटमस टेस्ट थी, सच्चाई की परीक्षा थी। क्या चेक करने के लिए? कि टू नो हाउ गुड आई वाज एट अप्लाइंग माई नॉलेज। तो पहली जो जॉब होती है वो एक तरह लिटमस टेस्ट होती है, कि मैं कितना अच्छा हूं इन चीजों को करने के लिए, मैं इसके लायक हुआ नहीं हूं, इसकी क्लैरिटी आ जाती है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, है ना, ऐसा। तो सच्चाई की परीक्षा, मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट और नॉट। द नेक्स्ट इडियम 25th इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब हो जाता है तुरंत, हाथों हाथ कुछ करने की इच्छा। विलिंगनेस यानी इच्छा, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, तुरंत। देखिए, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, एग्जांपल देखिए, शी एक्सपेक्ट्स मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रही है? कि भाई मैं फटाफट खाना बना दूं, जबकि मैं कहां बिजी हूं। इवन इफ आई एम वेरी बिजी विद ऑफिस वर्क, तब भी वही है, क्या इच्छा कर रही है? वो सोच रही है कि ये जल्दी जल्दी खाना बना देगा, तो तुरंत कुछ करने की इच्छा, ठीक है, इसके अंदर है। शी, मान लो उसकी वाइफ, ठीक है। चलिए अगला, द नेक्स्ट इडियम नंबर 26, अ हाउस ऑफ कार्ड। अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड का मतलब क्या होता है? एक कार्ड से बना घर, ताश का पत्तों का घर, एक फूंक से गिर जाए, यानी एक पुअर प्लान। क्या होगा? अ पुअर प्लान, ये मीनिंग आता है। देखिए, द स्टेट्स न्यू स्कीम, राज्य की, स्टेट की एक न्यू स्कीम है, क्या है? स्टेट्स न्यू स्कीम वाज इनिशियली वेलकम्ड हुई थी, बट लेटर, बाद में, टर्न आउट टू बी हाउस ऑफ कार्ड में बदल गई। क्यों? व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड हाउ इजी इट वाज टू
परपिट्रेटेड अ स्कैम। तो बाद में जब ये पता चला यार इसके द्वारा तो बहुत तरह के स्कैम किए जा सकते हैं, तो वो क्या हो गई, एक पुअर प्लान निकली, है ना, हाउस ऑफ कार्ड निकली। चलिए अगला, द नेक्स्ट इडियम 27, बी ऑन क्लाउड 9। बी ऑन क्लाउड 9 हिंदी में एक कहावत है, सातवें आसमान में उड़ना या सातवें आसमान में होना। वैसे 9 यूज हो रहा है, वैसे हिंदी में 7 बोलते हैं, सातवां आसमान पे उड़ना। जब आदमी बहुत खुश होता है, कहते हैं क्या बात, आज तो सातवें आसमान में उड़ रहा है, वही इसका मीनिंग है, यानी बहुत खुश होना, बी वेरी हैप्पी। इसका एग्जांपल देखिए, आई विल बी ऑन क्लाउड 9 व्हेन माय फर्स्ट आर्टिकल गेट्स पब्लिश्ड। तो बहुत खुश था मैं जब पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था, राइट, ऐसा कुछ, बहुत खुश होना, बी वेरी हैप्पी, उसके लिए यूज किया जाता है बी ऑन क्लाउड 9। एक और होता है अ 9 डेज वंडर, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ना कहावत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उसके लिए 9 डेज वंडर यूज किया जाता है। द नेक्स्ट, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, बोन मतलब हड्डी और कंटेंशन मतलब फसाद, झगड़ा, विवाद, तो झगड़े की जड़, उसके लिए यूज किया जाता है इडियम बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। और सब्जेक्ट और इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा सब्जेक्ट या इशू जिस पर कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, यानी वो क्या है, फसाद की जड़, वो सब्जेक्ट या इशू क्या है, फसाद की जड़ है, तो ये बोन ऑफ कंटेंशन। एग्जांपल देखिए, द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज लॉन्ग बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन इन द एचआरडी मिनिस्ट्री। ऑब्वियसली, तो जो एग्जामिनेशन सिस्टम क्या बना रहा, सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ बना रहा, कहां पे, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर बना ही रहता है। ओके, द नेक्स्ट, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का क्या मतलब हो जाता है, मतलब माफी मांगने से संबंधित है ना, कहते हैं मतलब बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र माफी मांगना, तो टू अपोलोजाइज हम्बली, इसके लिए यूज करते हैं ईट हम्बल पाई। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव टू ईट हम्बल पाई, क्यों, क्योंकि क्या किया था उसने, फॉर द डिसरिस्पेक्ट शोन टू द कैप्टन। अब आर्मी में हो भाई साहब, कैप्टन को डिसरिस्पेक्ट शो कर दिया आपने, बचोगे थोड़ी ना, वो तो बहुत टाइट होते हैं, वहां तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलती है। तो ही विल हैव टू ईट हम्बल पाई फॉर द डिसरिस्पेक्ट शोन टू द कैप्टन। ओके, द नेक्स्ट, गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर, ये कोल्ड शोल्डर क्या होता है, हॉट कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर दो होते हैं क्या, फिर कोल्ड शोल्डर का क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी को आपको इग्नोर करना होता है, तो आप करते ना, कोल्ड शोल्डर देना कहते हैं, जैसे इग्नोर कर दिया। ओके, तो क्या बोल रहे थे कि टू इग्नोर समवन, टू इग्नोर समवन, इसके लिए अपन यूज करते हैं गिव कोल्ड शोल्डर, ठंडा कंधा देना। जैसे देखिए, आई सेंड हर अ मैसेज टू अपोलोजाइज फॉर माय मिसबिहेवियर, तो मैंने उसको क्या माफी मांगी जो भी मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया था, पर उसने मुझे क्या कहा, चल निकल, है बट शी गिव मी द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। चलिए, ये थी आज की क्लास हमारी, जिसमें हमने इडियम फ्रेजेस बताए आपको, कुछ इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस जो मोस्टली आते रहते हैं, रिपीटेड होते हैं पेपर्स में। बाकी हम हर एक हफ्ते में एक इडियम की क्लास जरूर डालेंगे। 30 आज आपने कंप्लीट किए, अगले हफ्ते में आप फिर 30 करेंगे। मैं एक हफ्ते में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिकॉज मुझे अभी आपके लिए कुछ ऐसे ग्रामर टॉपिक्स पे भी बनानी है। अभी मैं अगला जो क्लास आपके लिए बनाऊंगा वो कंजंक्शन की बनाऊंगा। बाकी एक हफ्ते में आपको कंजंक्शन की क्लास दूंगा, बिकॉज कंजंक्शन में 3 से 4 क्लास लगती है, एक क्लास में खत्म करने से फायदा नहीं है, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, है ना। टोटल रूल्स कंप्लीट कराऊंगा आपको, एक बार आप कंजंक्शन पढ़ के देखिएगा, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।